गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हमने अकाउंटेंसी में अभी तक क्या पढ़ लिया कि अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट जिसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब कैसा होना चाहिए, बराबर। ठीक है। फिर हमने पढ़ा अगर बराबर होना चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आर एच एस, मतलब एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, जिसका नामकरण हमने कर दिया डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। तो चार चीज़ पढ़ी, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, डेबिट एंड क्रेडिट। फिर अगली जो चार चीज़ पढ़ी वो है असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बात, हमने आगे चल के कर भी ली। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग में जो हमें रिकॉर्ड करना है वो ये चार चीज़ रिकॉर्ड करनी है। चार में से और पाँचों कुछ हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। असेट वो अच्छी चीज़ है जो हमारे पास है, हमें पैसा कमाने में मदद करती है, अगले साल भी करेगी। लायबिलिटी हमारे ऊपर कर्ज है, आपके पास पैसा आए आपका ही हो जाए तो इनकम, लौटाना पड़ेगा तो लायबिलिटी। एक्सपेंस आप किसी को पैसा दे रहे हो, उसका बेनिफिट आपको इसी साल मिलेगा तो एक्सपेंस, अगले साल मिलेगा तो असेट। क्लियर है सबको ये बात? ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है रिकॉर्डिंग। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे और कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्या रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब एनी एक्टिविटी विच चेंजेस आवर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बनती है असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस से। तो इन चार चीज़ों में कोई चेंज आएगा तो हम कहेंगे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई, हमें ये बात रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। मतलब 100 बातों की एक बात असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस में से कोई सी चीज़ चेंज हो जाएगी, आइदर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो मुझे रिकॉर्ड करना है। तो क्या मैं जवाब मिल गया? असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस का इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करना है। अब आते हैं कहाँ रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमने कहा कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, हमें दोनों रिकॉर्ड करने हैं। एक जाएगा डेबिट साइड, एक जाएगा क्रेडिट साइड। क्वेश्चन अनालाइज होता है कौन सा वाला डेबिट साइड, कौन सा वाला क्रेडिट साइड। इसके लिए उन्होंने बनाए डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। तो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स क्यों बनाए? ताकि हम सब लोग सेम रूल्स को फॉलो करके सेम चीज को डेबिट करें, सेम चीज को क्रेडिट करें, ताकि कल को आप अकाउंटिंग करो तो हम सबको समझ में आ जाए। जिसको भी ये रूल्स की नॉलेज है उसको आपकी की हुई अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी। और अगर आप कोई डिफरेंट रूल्स फॉलो करोगे तो आपकी की हुई अकाउंटिंग की कोई यूटिलिटी नहीं बचेगी, उसका कोई महत्व ही नहीं बचेगा, क्योंकि वो आपके सिवा किसी और को समझ में नहीं आएगी। ठीक है। अब चलते हैं सर, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स बना दिए उन्होंने। ये डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स दो तरीके से पढ़ाया जाता है। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, पुराना घिसा तरीका, जिसमें 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तेल लेने जाने दो तीनों, हमें मतलब नहीं, हम इनको फॉलो नहीं करते, हम फॉलो करते हैं मॉडल अप्रोच। तो मॉडल अप्रोच में क्या होता है? ये बनी है अमेरिका में, इसका अगला नाम है अमेरिकन अप्रोच। वो लोग यूँ कहते हैं कि अकाउंटिंग में सिर्फ 4 चीजें होती हैं, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, जिसका इंक्रीज और डिक्रीज मुझे रिकॉर्ड करना है। तो आपको 3 अलग-अलग रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, भारी भरकम लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंगल एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्या? कि असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट। डन? क्या याद रखेंगे अपन? असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, इसका इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करना है। असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे क्रेडिट। असेट एंड लायबिलिटी दोनों आपस में क्या होती है? अपोजिट। तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा? अपोजिट। असेट इंक्रीज पे डेबिट और लायबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट और डिक्रीज पे डेबिट। लायबिलिटी और इनकम के सेम रूल होते हैं। क्यों होते हैं ये भी हमने कल समझ लिया, अभी रिवाइज भी कर लेंगे। सेम रूल होते हैं तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा? सेम। इनकम और एक्सपेंस क्या है? अपोजिट। तो ट्रीटमेंट क्या होगा? अपोजिट। अब बात करते हैं सेम रूल क्यों होते हैं? सर एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, ये माना जाता है कि बिजनेस एक अलग चीज है, बिजनेसमैन एक अलग चीज है। हम अकाउंटिंग करते हैं किसकी? बिजनेस की, बिजनेसमैन की नहीं। बिजनेसमैन क्या है ना? अब बिजनेस आसमान से नहीं बरसता, जमीन से नहीं उठता, बिजनेस को स्टार्ट करना। स्टार्ट कौन करता है? बिजनेसमैन। कैसे करता है? अपना पर्सनल सेव किया हुआ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। तो बिजनेस में पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा कि बिजनेसमैन अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो बिजनेस के पास पैसा आया, ठीक है। हम सोचेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट। तो पहला इफेक्ट क्या है कि सर हमारे पास पैसा आया, पैसा क्या है? असेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट। डन? और ये जो पैसा मेरे पास आया ये हमारा हो नहीं, ये बिजनेसमैन का है।
उसने हमें सिर्फ यूज करने के लिए दिया है। जब भी वो मांगेगा हमें लौटाना पड़ेगा। तो आपके पास पैसा आए, आपका ही हो जाए तो इनकम, लौटाना पड़े तो लायबिलिटी, है ना। तो ये जो पैसा मेरे पास आया ये मेरा नहीं है, लौटाना है, मेरे क्या है, लायबिलिटी। तो एक हाथ तो कैश इंक्रीज हो गया तो डेबिट, दूसरा हाथ मेरे ऊपर लायबिलिटी भी आ गई जिसका नाम है कैपिटल। क्या नाम है? कैपिटल। क्या नाम है? कैपिटल। ठीक है, कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। ठीक है, तो एक चीज डेबिट हो गई, एक चीज क्रेडिट हो गई, हिसाब हमारा बराबर हो गया। समझ में आया? तो देखो बेटा, छोटी सी टेबल से क्या रिकॉर्ड करना है समझ में, कहाँ रिकॉर्ड करना है समझ में। अब चलते हैं कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब कैसे रिकॉर्ड करना है की तरफ चलेंगे। तो आपको मैं याद दिलाऊंगा आपकी इंग्लिश वाली मैडम, अभी 10th क्लास पूरे थोड़ी होगी, उन्होंने आपको सिखाई होगी लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में उन्होंने कहा होगा तो देख बेटा ऐसे यहाँ पे लिखेंगे टू, उनका नाम, उनका पता, उनका डेजिग्नेशन, और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे झूठा मोटा डियर सर, फिर आएगा बॉडी ऑफ लेटर, फिर आएगा झूठा मोटा योर सेफुली और तुम्हारा प्यारा सा नाम। फिर तुम्हें बताया जरूर कि देखो बेटा सारी चीज ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, यही फॉर्मेट है, इसी में लिखना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मेट फॉलो नहीं किया तो मार्क्स कटेंगे। बोला नहीं बोला? ऐसी बात बोली कि नहीं बोली? सेम तरीके से अकाउंटिंग में भी हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक यूनिक फॉर्मेट आपको उसी फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आपने ये फॉर्मेट फॉलो नहीं किया तो मार्क्स कटना और मिलना तो दूर, आपकी की हुई अकाउंटिंग किसी को समझ में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने वो अंकल का एग्जाम्पल दिया था कि जो एक पेज के बहुत सारे कॉलम बना देते थे और छोटा छोटा लिखते थे और काट देते थे, तो वो भी अपने तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर उनकी रिकॉर्डिंग हमें समझ में आ रही है क्या? नहीं। आप चाहते हो कि आपकी की हुई अकाउंटिंग मुझे, मेरी की हुई अकाउंटिंग आपको समझ में आए, तो हमें एक सिंगल सेट ऑफ फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो आज आपको फॉर्मेट की बात करते हैं कि वो फॉर्मेट क्या है अकाउंटिंग। आ रहा है स्क्रीन पे? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, 5 कॉलम बनाते। जिस बुक में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उस बुक का नाम है जर्नल बुक। जनरली जर्नल, JOURNAL, जर्नल बुक। और वो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का टर्म है उसको अपन बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? कुछ गधे जनरल एंट्री करते फिरते हैं। जनरल ये क्या है? वो जर्नल। ठीक है, ट्रांजैक्शन पास करेंगे ना, एक एंट्री पास करेंगे उसको क्या करेंगे, हम क्या पास कर रहे हैं? जर्नल एंट्री। जिस बुक में पास कर रहे हैं वो क्या है? जर्नल बुक। और जर्नल बुक के 5 कॉलम होते हैं। कौन कौन सा? डेट, पर्टिकुलर्स, एलिमेंट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। वन बाय वन समझा दो। सबसे पहला एग्जांपल, पहला हमारा इलस्ट्रेशन, पहला ट्रांजैक्शन कि भाई साहब सियाराम भाई साहब ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 50,000। मतलब सियाराम भाई साहब ने अपने बिजनेस में 50,000 रुपए इन्वेस्ट। हम किसकी साइड? सियाराम की साइड के बिजनेस की साइड। तो बिजनेस के पास क्या है? पैसा। पैसा क्या है? एसेट। इंक्रीज हो गया तो डेबिट। ठीक है, तो सबसे पहले तो बताओ डेट कौन सी तारीख? तो मान लो वो था 1 अप्रैल 2020। अब ये डेट आपने अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग फॉर्मेट में लिखी होगी। DD MM YY, DD MM YY, है ना। सेम चीज मैं ऐसे भी लिख सकता
1 अप्रैल 2020 लेकिन तो आपकी मर्जी आप कौन से डेट का फॉर्मेट चूज करना चाहते हैं, कोई से भी फॉर्मेट में डेट लिख, मतलब आप चाहो तो इसको यूं भी लिख दो 1/4/20 सब चलेगा, पर शर्त ये कि एक बार तो आपने फॉर्मेट फॉलो कर लिया है उसको आप पूरे क्वेश्चन में फॉलो करो। मतलब अगर मैं पहली डेट ऐसे लिख रहा हूँ तो 5वें ट्रांजेक्शन में कैसे लिखूंगा, 5 तारीख को कैसे, मतलब मेरे बाप का नाम नहीं फर्स्ट अप्रैल तो ऐसे लिखा है, 5 अप्रैल ऐसे लिखा है, नहीं भाई ये नहीं चाहिए, एक ही फॉर्मेट आप हर ट्रांजेक्शन में करना पड़ेगा, फॉलो करो। कोई खास बात, कोई बहुत बड़ी बात है, सॉरी जैसे होगा हमसे ये डेट कैसे लिखी जाएगी, मतलब है ना सिंपल सी बात है। तो इस कॉलम में तो लिखना ही नहीं, और हमें सपना भी नहीं आएगा कि यार उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया वो मेरे हिसाब से एक तारीख, क्वेश्चन में केवल होगी डेट, वही डेट क्वेश्चन में छाप के लिखनी, लेकिन फिर आते हैं पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स मतलब डिटेल्स, डिटेल्स मींस आप कहते हो ना कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट, तो वो 2 इफेक्ट क्या हुए वो आपको इस कॉलम में लिखना। जैसे उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, बिजनेस के पास पैसा आया मतलब कैश असेट है, इंक्रीज हो गया तो डेबिट, तो मैं यह लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कितना लिखते हैं 50,000, तो डेबिट किया है ना मैंने कैश, तो डेबिट के कॉलम में लिखूंगा कितना अमाउंट 50,000 है। हर ट्रांजेक्शन में 2 इफेक्ट, एक हो गया, दूसरा इफेक्ट क्या है, तो उसने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं ना ये मेरा हो नहीं है, जब भी वो मांगे हो उसे लगाना पड़ेगा, ये मेरे ऊपर क्या है लाइन है, और इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन कैपिटल, बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन कैपिटल, ठीक है। लायबिलिटी भी मेरी इंक्रीज हो गई तो उसको क्या लिखेंगे अपन क्रेडिट, तो देखो क्रेडिट लिखने का तरीका देखो, क्रेडिट कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, इसको मैंने क्रेडिट किया है तो कौन सी साइड लिखूंगा, क्रेडिट साइड लिखूंगा 50,000, और समझाने के लिए यहाँ पे एक लाइन सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये कंप्लीट। अब जाके मेरी एक एंट्री कंप्लीट, ये एक एंट्री मेरी कंप्लीट, अब इसको बहुत बारीकी से सीखते हैं, है ना, अभी तो मैंने सिर्फ लिख के बता दिया, समझाया कि कैसे क्या हुआ, कोई लिखा है कि कुछ नहीं, अब समझो पहला टॉपिक डेट, कुछ समझाने की जरूरत है मुझे, क्वेश्चन में डेट मतलब क्या आता है, ओके मारो, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स का डिटेल्स, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं अच्छे से टाइप करके सबसे एंड में समझूंगा, इस कॉलम को छोड़ो, इसके बाद का कॉलम है LF। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय LF, बेटा LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, लेक्चर, पर लेक्चर नहीं बोलते, लेजर, लेजर लेजर भी नहीं बोलते, मतलब ये डी साइलेंट भी है, एहसास भी होना चाहिए, लेजर, लेजर नहीं, लेक्चर नहीं, लेजर, ठीक है। लेजर क्या होता है, जैसे अभी अपन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे बुक का नाम क्या है, जर्नल, ठीक है, सारे लैटिन वर्ड स्पेन से लिखे हैं, स्पेनिश वर्ड से, ठीक है, वहाँ से लिखे हैं। अभी जो बुक बना है उसका नाम क्या है, जर्नल। जब आप ये बुक बनाना सीख जाओगे तो अगले चैप्टर में मैं आपको सेकंड बुक बनाना सिखाऊंगा, उस बुक का नाम है लेजर, ठीक है। सर दो बुक क्यों बनाते हैं, अलग अलग पर्पस है, थोड़ा सीख जाओगे, इस चैप्टर तक पहुंच जाओगे तो समझोगे कि ये बुक क्यों बनाई जाती है, ये बुक क्यों बनाई जाती है। पर अभी इतना याद रखना है कि सर अकाउंटिंग में 2 अलग अलग बुक बनाई जाती है, अरे 2 नहीं 4 से 5 से 7 अलग अलग बुक बनाई जाती है। अभी तो हमने कदम ही रखा है, तो हम पहली बुक सीखे, ठीक है। पहली बुक बनाने के बाद जब दूसरी बुक बनाई जाती है तो इन दोनों में इंटर कनेक्शन क्या है कि जितने भी ट्रांजेक्शन आप इस बुक में रिकॉर्ड करोगे वो ट्रांजैक्शन वापस से आपको इस बुक में भी रिकॉर्ड करना है। सर क्यों, फ्री समझते हो क्या आपको, 2 बार क्यों करवा रहे हैं, नहीं बेटा पर्पस अलग अलग है, मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा। इस बुक से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक ये वाली होती है, जब समझेंगे तब पता पड़ेगा,
लेकिन ये है जो यहाँ रिकॉर्ड हुआ, जितने भी ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड हुए हैं वो सारे ट्रांजेक्शन वहाँ भी लेके जाते हैं। अब लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस के लिए यहाँ पे इस बुक में उस बुक का पेज नंबर डालते हैं। लेजर फोलियो मतलब पेज नंबर, तो मतलब ये जो कॉलम है किसका है, लेजर की बुक का पेज नंबर। ये लेजर में आपने ये वाला ट्रांजेक्शन उधर कौन से पेज नंबर पे रिकॉर्ड कर रखा है, मान लो 5वें पेज नंबर पे रिकॉर्ड कर रखा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5। उधर ये कैपिटल वाला ट्रांजेक्शन कौन से पेज पे रिकॉर्ड कर रखा है, मान लो 15वें पेज पे रिकॉर्ड कर रखा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 15। समझे कि नहीं? सेम तरीके से ये तो रेफरेंस है ना, ताकि कभी आपको ये वाली चीज उस बुक में ढूंढनी हो तो पूरी बुक ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आप यहाँ पे पेज नंबर देख लो और वहाँ पे डायरेक्ट 5वें पेज नंबर पे चले जाओ। समझे कि नहीं? सेम तरीके से जब मैं आपको ये बुक बनाना सिखाऊंगा, इसमें एक कॉलम बनाऊंगा JF, जर्नल फोलियो, कि भाई साहब ये जो ट्रांजेक्शन आप यहाँ 15वें पेज पे लिख रहे हो, यही ट्रांजेक्शन वहाँ पे कौन से पेज नंबर पे है, सब पहले पेज पे, तो यहाँ पे बोल लिखो, ताकि कभी तुम्हें इधर से उधर जाना हो या उधर से इधर जाना हो, आप इजीली पेज नंबर देख के क्रॉस रेफरेंस कर सको। समझ में आया कि नहीं आया? डन? क्योंकि सर ऐसा क्यों करते हैं, पागल हो क्या इतना काम करवा रहे हो? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा हिसाब बराबर होना चाहिए, और सारा हम इंसान से गलतियाँ होती है। कल को हम यहाँ से कोई एक चीज यहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल गए तो हिसाब तो बराबर होगा ही नहीं, तो हमें चेकिंग करनी पड़ सकती है ना, कौन सी चीज रह गई, कौन सी चीज 2 बार लिख दी, कौन सी चीज गलत बार लिख दी। यहाँ लिख रहा हूँ 50,000, यहाँ पे 1 जीरो लगाना भूल गया मैं, गलती हो सकती है, नहीं हो सकती, फिर तो हिसाब बराबर होगा ही। इसलिए हमें ये हिसाब को बार-बार चेक करना पड़ता है। आपको अकाउंटिंग देखा होगा कि मैंने मेरे मामा जी को देखा है, वो उनकी दुकान पे पूरे टाइम हिसाब बनाते थे और रात को भी घर पे आकर को चेक नहीं करता था, पूरे दिन भर का हिसाब रात को आके चेक करते थे। चेक तो करना पड़ता है, कोई गलती हो गई तो फिर ये पेज नंबर हमें चेकिंग में क्या आते हैं काम, लेकिन इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पे असल में हिसाब किताब नहीं कर रहे, हम तो हिसाब किताब करना सीख रहे हैं। और अभी आपको जो बुक सिखाई जा रही है कौन सी है, जर्नल, तो मैं अभी सिर्फ जर्नल ही बना रहा हूँ, लेजर तो बना ही नहीं रहा हूँ। जब लेजर बना ही नहीं रहा हूँ तो पेज नंबर कहाँ से लाऊंगा, है नहीं? और जब मैं आपको लेजर सिखाऊंगा तो हम सिर्फ लेजर बनाएंगे, तो जर्नल बनाएंगे तो लेजर बनाए पर जर्नल का पेज नंबर कहाँ से लाएंगे? तो मतलब इधर नाम में कॉलम है कि कॉलम हमेशा क्या रहेगा, खाली, हमेशा क्या रहेगा, खाली। तो सर जब खाली रहेगा तो आपको बना दो इसे, अरे भाई फॉर्मेट का काम है, प्रैक्टिकल वर्ड में तो बहुत काम का है। हमें पेज नंबर नहीं लिखोगे और फिर कोई ट्रांजेक्शन में गलती हो गई और ढूंढना पड़ जाएगा, तो घास के बोरे में तो सुई ढूंढने बराबर पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो वहाँ तो ये प्रैक्टिकल वर्ड में तो बहुत काम का है, पर हमारे किसी काम का नहीं कि हम बन पाए बन सीखे। तो ये कॉलम हमेशा क्या रहेगा, खाली। अब सर अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, अब इसमें कैसे वो खुद बोलेगा कि सीआरआर ने 50,000 रुपये इन्वेस्ट करे और आपको अगर हिसाब बराबर रखना है तो डेबिट में भी 50,000 ही आएंगे, क्रेडिट में भी 50,000 ही आएंगे, तभी तो जाके हिसाब बराबर होगा। कि नहीं है, 40 नहीं है, 40 नहीं है, तो फिर कैसे फायदा होगा? समझे कि नहीं? तो ऑब्जर्व करो, डेट क्वेश्चन में गिवन छापो, पहले का कॉलम खाली छोड़ो, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, क्वेश्चन में अमाउंट गिवन होगा, दोनों जगह सेम लिखना। इसका मतलब 1, 2, 3 और 4 में तो कुछ सीखने लायक बचा ही नहीं। जैसे क्वेश्चन जैसे छापते हैं जो सीखने लायक बचा वो कहाँ बचा, पर्टिकुलर, तो इसको अपन सीखते हैं, यही है वो रियल फॉर्मेट जो हम सीखते हैं। तो पहले तो ये 2 लाइन जो मैंने लिखी ना, वापस लिखता हूँ मैं इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसमें मैं आपको 3 बात नोट करा दूँ, जो शुरुआत में नोट करानी पड़ती है, बाद में तो हैबिचुअल हो जाती है। क्या? ये जो भी चीज डेबिट होगी वो ऊपर लिखेंगे, जो चीज क्रेडिट होगी वो नीचे, हमेशा। कल को कभी कैश क्रेडिट होगा तो कैश को नीचे लिखेंगे, कैपिटल क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। समझ में आया? जो डेबिट है वो ऊपर, क्रेडिट है वो नीचे, डेबिट ऊपर क्रेडिट नीचे। दूसरी बात, ये जो डेबिट है वो कॉर्नर से स्टार्ट और क्रेडिट 1 फिंगर स्पेस। कुछ गधे समझाने के बाद भी ऐसे लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बता रहा हूँ कि 1 फिंगर स्पेस मतलब 1 फिंगर स्पेस,
और दूसरे बड़े नमूने वो लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। नहीं भाई, ये वन फिंगर स्पेस लिखना जरूरी है, यही फॉर्मेट है, समझ में आया? डेबिट ऊपर क्रेडिट नीचे, डेबिट कॉर्नर से क्रेडिट वन फिंगर स्पेस से। अब तीसरा, डेबिट के पीछे दिया हमेशा इस लाइन से चिपका हुआ, ठीक है? डेबिट के पीछे दिया और क्रेडिट के आगे टू, क्रेडिट के पीछे सीआर लिखने की जरूरत है। क्रेडिट के आगे टू, डेबिट के पीछे दिया, समझेंगे नहीं समझेंगे? 3 पॉइंट, डेबिट ऊपर क्रेडिट नीचे, डेबिट कॉर्नर से क्रेडिट वन फिंगर स्पेस, डेबिट के पीछे दिया, क्रेडिट के आगे टू। अब ये दिया या लिखते हैं, बोलना नहीं, आप देखना लिखते जैसे ही बोला, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वो ज्यादा हिंदी मीडियम वालों को आदत पड़ जाती है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट सीआर, तो डीआर सीआर कुछ नहीं भैया लिखे, बोलेंगे तो पूरा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो बेटा बहुत छोटी छोटी चीज सिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप 100% सीखते जाओ। ये बहुत छोटी छोटी चीज है, कोई टीचर इनको बताता भी नहीं है, बस वो तो 50 बार खुद लिखेगा, आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेगा, उसको देखोगे आप भी लिखना लग जाओ। और मेरी आदत ऐसी नहीं है, मैं पहले दिन से ही समझाता हूँ कि 3 पॉइंट आपको नोट करने हैं। क्यों? वो इंग्लिश वाली मैडम है कि बेटा यही फॉर्मेट है, फॉर्मेट फॉलो नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, यहाँ फॉर्मेट फॉलो नहीं करोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही समझ में आएगा नहीं? क्लियर? ये 2 बार समझ में आ गया, जो चीज डेबिट है वो ऊपर, जो क्रेडिट है वो नीचे। क्या डेबिट क्या क्रेडिट वो तो ये बताएगा आपको सन ऑफ। आपने ट्राई किया कि कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए तो उसको ऊपर लिखिए, कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए तो उसको नीचे लिखिए, और अभी इस चीज के ऊपर और भी ज्यादा प्रैक्टिस करें। अब देखो ये 2 चीज हो गई, लिखना सीख लिया। अब आते हैं अपन तीसरी चीज, सर ये क्या है बेटा? इसको बोलते हैं अपन नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन। नरेशन मतलब नरेट करना, नरेट करना मतलब एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना मतलब डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन। सर ये क्या होता है? अरे जरूरी थोड़ी है सबको ही डेबिट और क्रेडिट का ज्ञान, हर कोई ही कॉमर्स पढ़ाओ जरूरी है क्या? नहीं ना। पर हिसाब किताब तो दुनिया में हर कोई करता है, हिसाब का काम तो सबको पड़ता है। तो जो में अगर बेचारा साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसको कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लेके क्या समझ में आएगा कि बिजनेस में पैसा लगाया कि लेके गया, क्या समझ में आएगा? उसको समझ में नहीं आएगा। तो उन गधों के समझाने के लिए हम ये एक लाइन का डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि भाई ये एंट्री क्यों पास करेंगे? क्योंकि सियाराम एंड सन्स हैज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। इसको समझ में ना आए तो नरेशन पढ़ के सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है? अब ये नरेशन की एक खास बात, ये नरेशन आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन की लाइन ही यही होगी, हमें वही लाइन अपनी लैंग्वेज में तोड़ मरोड़ के यहाँ लिखना। तुम कहोगे सर हमारी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं, हमसे तो तोड़ा मरोड़ा नहीं जाएगा, तो जो लाइन क्वेश्चन में लिखी है वही यहाँ चिपका देंगे। कोई नहीं चेक करेगा कि आपने क्या लिखा है, कैसा लिखा है, कैसी इंग्लिश अच्छी लिखी बुरी, कोई नहीं, इस चीज को कोई चेक नहीं करेगा। पर हर कोई ये चेक करेगा कि आपने नरेशन लिखा है कि नहीं लिखा, क्योंकि फॉर्मेट का लिखना बहुत जरूरी है, दिमाग लगाना नहीं। जो क्वेश्चन में लाइन लिखी होगी वही के वही लाइन अपन यहाँ पे चिपका देंगे, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब वापस से थोड़ा सा अपन ऑब्जर्व करें, डेट क्वेश्चन में से नरेशन क्वेश्चन में से एलएफ खाली अमाउंट क्वेश्चन में से तो सीखना रहा तो क्या सीखना रहा कि सारा क्या डेबिट और क्या क्रेडिट, क्या डेबिट क्या क्रेडिट के आपको क्या काम आएगा, ये हमारी सन ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? मतलब वापस से घूम फिर के हम कहाँ आ गए, इसी टेबल पे आ गए। वो तो फॉर्मेट है, एक बार सीख लिया तो अगली बार तो हमें सीखना है, फॉलो ही तो करना है, ठीक है? तो आ जाओ, आपको बुक लाया और निकालो, पेज नंबर डालो 9.6, पेज नंबर 9.6 मिल गया। इलस्ट्रेशन नंबर 1, नहीं गलत बोला बेटा, 9.6 नहीं बोला, 9.60 बोल दिया। मिल गया 9.6। क्वेश्चन नंबर 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। हाँ, उसमें पहला ट्रांजैक्शन देखो 1 अप्रैल हो रहा होगा, अप्रैल है कि जनवरी? 1 जनवरी, कोई बात नहीं, 1 जनवरी तुम्हारे बुक में चेंज कर दिया तुमने। फिर क्या लिखा है? सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना है अमाउंट? 50,000।
ये लो भाई एंट्री हो गई पर सेकंड में चले, सेकंड वाला होगा 2 अप्रैल को। हाँ क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश लिखा हुआ है कितना 20,000। चलो टाइम हो गया, फिर भी ये लास्ट चीज सीखा और इसको सीखने के लिए बहुत सारी चीज सीखनी पड़ेगी आपको। हेडलाइन करो व्हाट गुड्स, और समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स। गुड्स का मतलब स्टॉक, हाँ स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक इन ट्रेड, सिर्फ स्टॉक क्या बोलेंगे? स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार। सर ऐसा माल जिसका अपन व्यापार करने वाले, जिसके अपन ट्रेडिंग करने वाले हैं, मतलब ऐसी चीज जिसको मैं परचेज करके लाया हूँ, किसके लिए? सेल। गुड्स मतलब ऐसा कोई भी आइटम जिसको मैं परचेज करके लाया हूँ, क्या करने के लिए? सेल। जैसे फर्नीचर के व्यापारी के लिए फर्नीचर क्या है? स्टॉक, ठीक है। स्टेशनरी के व्यापारी के लिए स्टेशनरी क्या है? स्टॉक। पेपर के व्यापारी के लिए पेपर क्या है? स्टॉक। फर्नीचर के लकड़ी के व्यापारी के लिए लकड़ी क्या है? स्टॉक। समझे कि नहीं समझे? तो यार ये स्टॉक खरीदा ही क्यों जाता है? बेचने। तो अब एक बात जो बोल रहा हूँ इसमें याद है क्या, कि गुड्स अकाउंट जैसा कुछ नहीं, गुड्स अकाउंट जैसा कुछ नहीं। हम पूरी अकाउंटिंग में कभी भी जैसे कैश अकाउंट है ना, ऐसे गुड्स अकाउंट कभी नहीं। हम गुड्स को अलग से क्लियरली मेंशन करते हैं कि इसको हम परचेज करके लाए कि सेल करें। तो इसलिए जब हम इसको परचेज करेंगे तब लिखेंगे परचेजेस, क्या लिखेंगे? परचेजेस। ये एसपी इंपॉर्टेंट, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट नहीं चाहिए, परचेजेस। और जब सेल करेंगे तब लिखेंगे सेल्स, ठीक है। परचेज अकाउंट में भी याद रहेगा, सेल्स अकाउंट में तो बच्चे बहुत गलती करते हैं। सेल्स अकाउंट में बच्चे बहुत गलती करते हैं, कभी वो लिखते हैं सोल्ड अकाउंट, कभी वो लिखते हैं सेल अकाउंट, और कभी कभी तो गजब कर देते हैं, लिखते हैं सेल अकाउंट। गधे साले, हमें क्या लिखना है? SALES, सेल्स। डन। वापस रूल ये याद रखना है कि गुड्स परचेज करके लाओगे तो परचेज अकाउंट आएगा, लेकिन गुड्स के सिवा मान लो कोई और चीज परचेज करके लाए, जैसे अगला वाला ट्रांजैक्शन देखो, एक और ट्रांजैक्शन छोड़ के अगला ट्रांजैक्शन होगा परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, और उसके बाद होगा परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। अब ये जो परचेज फर्नीचर फॉर कैश, इसमें क्या खरीद के लाया? फर्नीचर। तो अब अकाउंट का नाम क्या है? फर्नीचर। अभी बिल्डिंग खरीद के लाया, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, तो आएगा बिल्डिंग अकाउंट। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, तो आएगा स्टेशनरी अकाउंट। जो भी खरीद के लाओगे उसका नाम है, लेकिन जब गुड्स खरीद के लाओगे तो आएगा परचेजेस। तो आपके उस इलस्ट्रेशन में जल्दी से जहां जहां गुड्स लिखा होगा वहां पे अंडरलाइन कर लो। आई थिंक 4 या 5 बार लिखा हुआ, 4 या 5 बार लिखा हुआ। परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, ठीक है, ठीक है। अब सब जगह परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स लिखा हुआ। अब परचेज और गुड्स दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, तो बच्चे लगते क्या कर बैठते हैं, उनको ये लगता है कि परचेज वर्ड लिखा हुआ ना, इसलिए परचेजेस अकाउंट है। हाँ, परचेज की वजह से परचेज अकाउंट नहीं आ रहा, किसकी वजह से आ रहा है? गुड्स की वजह से। गुड्स खरीद के लाओगे तो परचेज अकाउंट है, गुड्स की कोई और चीज खरीदोगे तो उसका नाम है। अब आपने गुड्स परचेज, एक एग्जांपल ले लो समझ में, आपने 10 रुपए का माल परचेज किया और उसको सेल करा आपने 12 रुपए, तो मैं कोई बात, आपकी इनकम कितनी हुई? छोटा क्वेश्चन, 10 रुपए की चीज खरीद के लाए, 12 रुपए में बेची, आपकी इनकम कितनी हुई? 12 के 2 सर, इनकम हुई 12 की, खर्चा हुआ 10 का, प्रॉफिट हुआ 2, है कि नहीं? ठीक है, तो अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ? इनकम खर्चा कितने का हुआ? 10। इसमें कोई डाउट नहीं, खर्चा कितने का हुआ? 10। मतलब ये जो हम परचेज कर रहे हैं, ये परचेज अकाउंट में लेके आए खर्चा, परचेज अकाउंट में लेके आए
एक्सपेंस, यस और नो, और यू सेव, ये क्या है मेरे लिए इनकम। डन। अब मैं अगर 20,000 का माल परचेज करके लाया तो मेरे लिए क्या होगा खर्चा, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, तो मैं लिखूंगा ऑन 2 जनवरी 2020 परचेजेस अकाउंट डेबिट। डन। परचेज के लिए खर्चा है, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया डेबिट। अब आप जो कुछ खरीदना पॉकेट में लाएगा, परचेज गुड्स फॉर कैश, आपके पास से क्या गया पैसा, और पैसा क्या था आपके लिए असेट। अभी जब उसमें लगाया तो आया तो डेबिट, अब आपने कोई चीज खरीदी तो पैसा गया, गया तो क्रेडिट। तो पैसों का तो रूल में अच्छा से बच्चों को लगा देगा, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। पैसा क्या मेरे लिए असेट, आया मतलब इंक्रीज हो गया तो डेबिट, गया मतलब डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट। तो अभी यहाँ पे कैश जा रहा है, डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू कैश अकाउंट। जो समझ आ गया, वहाँ कैश आ रहा था, डेबिट हो रहा था, इसके ऊपर लिखा, या क्रेडिट हो रहा था, क्या लिखेंगे अपन नीचे। आप कितने का माल परचेज करके लाए 20,000 का, तो उसके सामने डेबिट के कॉलम में 20,000 और कैश के सामने क्रेडिट के कॉलम में 20,000। अब देखो ये अमाउंट लिखने की तरीका देखो, हमेशा डेबिट ऊपर रहता है, डेबिट के कॉलम में ऊपर आएगा, क्रेडिट नीचे होता है, क्रेडिट के कॉलम में नीचे आएगा। कभी भी ये दोनों अमाउंट आमने सामने नहीं आएंगे, कभी भी ये दोनों अमाउंट एक ही कॉलम में नहीं आएंगे, इधर या उधर, और कभी भी क्रेडिट ऊपर और डेबिट नीचे नहीं आएगा। हमेशा डेबिट ऊपर होगा और क्रेडिट नीचे होगा। इस वर्ड स्लो, क्या वर्ड स्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ, सबको समझ में आया है। डन। अब यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे, वही जो बात हमने क्वेश्चन में लिखी है, परचेज गुड्स फॉर कैश। ये हो गया मेरा एक बार कन्वर्शन। डन। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा जर्नल का फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट में डेट, एलएन, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, लल हीरो कौन है, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में तीन चीज जो फॉर्मेट का पार्ट, डेबिट ऊपर, क्रेडिट नीचे, डेबिट कॉर्नर से, क्रेडिट वन फिंगर स्पेस से, डेबिट के पीछे दिया, क्रेडिट के आगे टू, ये फॉलो करना। क्या डेबिट क्या क्रेडिट, इसकी तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये वाला चार्ट समझ। डन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।